आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है बच्चा मेरी? अंकित, शिवम? हेलो? हेलो? ओके। ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों को बात करनी है पहले तो ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन मोनोशियस होता है या डायोशियस होता है। दूसरी चीज क्या करिए, मोनोशियस या डायोशियस में से हम लोगों को, आपको भी पता है कि ह्यूमन क्या है, डायोशियस नेचर का होता है और ओविपेरस नेचर का। ये जो ओविपेरस नेचर का होता है, इसका मतलब ये है कि एग लेइंग नहीं होते, ये बर्थ होती है, मतलब ये यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये आपको भी पता है कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है व्हिच आर कंप्लीटेड इन 3 इवेंट्स, मींस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो पहले हम लोग इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो ह्यूमन है, इस ह्यूमन के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेज में होगा। पहले ये 3 इवेंट्स में कंप्लीट होगा। वो आपको भी पता है। पहला है जिसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और दूसरा है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये तभी होगा जब हमारे ह्यूमन बॉडी में मेल और फीमेल के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाए। दूसरा, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होंगे, मींस जायगोट के अंदर क्लीवेज होगा, और क्लीवेज होगा जिसकी वजह से वो क्या होगी, एम्ब्रियो जनिंग होगी, मींस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। दैट इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो यहाँ पे जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, 2 चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आपको भी पता है, पहला वो जिसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। और दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। ये जो गैमीट ट्रांसफर है, जिसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जब इंसेमिनेशन होगा, तो वो गैमीट ट्रांसफर होंगे। गैमीट बने तो तब तो ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन है, उनके अंदर क्या होगा, पहले यहाँ पे इनके अंदर मैच्योरेशन होगा। मींस जब ये मेल और फीमेल है, जब ये बच्चे होंगे तो उनके अंदर मैच्योरेशन होगा। उनके अंदर जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है, जो 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, वो यहाँ बनते तो हैं लेकिन डेवलप नहीं होते, मैच्योर नहीं होते। तो वो मैच्योर कब होंगे, फीमेल की बॉडी में 11 to 13, और मेल की बॉडी के अंदर 14 to 15 या 13 to 15 एज में ये मैच्योर होंगे। तो जब वो सेक्स ऑर्गन मैच्योर होंगे, डेवलप होंगे, तब उनके अंदर क्या बनेंगे, गैमीट। तो यहाँ पे जो गैमीटोजेनेसिस है, इस गैमीटोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। क्या होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर oogenesis होगी, है ना। तो जब मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, तो उस स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होगी, टेस्टिस के अंदर, है ना। इसे आप टेस्टिस, टेस्टिकल्स बोलते हैं। और ये oogenesis कहां होगी, ओवरी के अंदर।
अब यहाँ पे याद करने वाली बात ये है कि जब ओवरी के अंदर oogenesis होगी, मियोसिस होगी, तो अल्टीमेटली बनेगा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा ओवम, और वो कितने बनेंगे? सिंगल ओवम बनेंगे। सिंगल ओवम क्या होगा? डेवलप होगा। बाकी 3 पोलर बॉडीज बनेंगी। तो ये ओवम कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं, है ना। दूसरी चीज, यहाँ पे शायद भी आपको कलर विजिबल नहीं है, मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ। ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म्स बनेंगे, जिनको हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। और ये स्पर्मेटोजोआ जो बनेंगे, उनके नंबर्स कितने होंगे? 4। ये आपके स्पर्मेटोजोआ है जो बनेंगे कितने? 4 बनेंगे। यहाँ पे ये 4 बनेंगे, और चारों चारों कैसे होंगे? हैप्लॉइड। तो ये तो हमारी पहली बात ये है कि हमें यहाँ पे ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन के अंदर होगा, यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जब ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हमें ये गैमेटोजेनेसिस वहां देखने को मिलेगी, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की स्टडी करेंगे। जब हमारे इस पर्टिकुलर ह्यूमन की बॉडी के अंदर जब ये मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पे ये मेल गैमेट जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो ये मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, है ना, जब इंसेमिनेशन होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे। जब ये मेल और गैमेट फ्यूज करेंगे तो अल्टीमेटली बनेगा क्या? क्या बनेगा? जायगोट। ये क्या बन गया? जायगोट। और ये जो जायगोट बनेगा वो ट्विन होगा। इसी को बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन होगा कैसा? इंटरनल। यहां तक क्लियर है? ये फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। और ये फर्टिलाइजेशन जब यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसी के बाद क्या होगा? इसके अंदर चेंजेस होंगे, क्लीवेज होंगे, मॉर्फोजेनेसिस होगी, और क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, वो यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होगा, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब होगा, कंप्लीट जब बर्थ होगी, एम्ब्रियो डेवलप कर जाएगा, तो इसमें इट विल टेक 9 मंथ प्लस माइनस 15 डेज। ये जो 9 मंथ का पीरियड होता है, जिसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना 1 बाय 1 स्टेप के बारे में लोग बात करें, तो पहले हम लोगों को बात करनी है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। पहला गैमेटोजेनेसिस, और उस गैमेटोजेनेसिस के लिए सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पहले डिस्कस करना है। तो ये हमारा जो पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसमें हमें इतनी बातों के बारे में पहले डिस्कस करना। तो पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेफरेंस में। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेफरेंस में हम लोग यहाँ पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो ज्यादातर ये विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। ओविपेरस नहीं, विविपेरस, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, और ओविपेरस एग लेइंग। दूसरी चीज की यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जो आपने अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखा, वो क्या था? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होगा कैसा? इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर इनसाइड द यूट्रस होगा, और फर्टिलाइजेशन भी कैसा होगा? इंटरनल। तो याद रखने वाली बात है कि डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन बोथ आर इंटरनल। दूसरी चीज की ह्यूमन के अंदर, क्योंकि ह्यूमन क्या है? डायशियस इन नेचर, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। कितने टाइप के? 2 डिफरेंट टाइप के। एक तो वो जो मेन गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करे, जिसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा वो जो उस गैमीट के फॉर्मेशन में हेल्प करे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस और ओवरी। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो आपकी रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक, काउपर ग्लैंड्स, ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और भी सारी ग्लैंड्स होंगी, वो सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स ऑर्गन कितने टाइप हो गए? 2 टाइप, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये बात क्लियर है? सिद्रा, अंकित, शिवम और भी कई सारे लोग भी जुड़ना था, लेकिन अभी तक जुड़े नहीं है। और आप लोगों ने अगर लाइक्स नहीं किया तो फटाफट लाइक्स कर लीजिए, और मुझे बताइए कि अगर यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।
यहां तक अगर आपके बारे में कुछ पूछना हो आपको, यहाँ अभी तक जो मैंने डिस्कस किया उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, है ना? सुद्रा, एनी डाउट? अंकित, शिवम, ओके। ये जो सेक्स ऑर्गन है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये डेवलपमेंट कैसे होते हैं, ये आपको ये भी पता होना चाहिए इनका डेवलपमेंट होता कैसे। अगर इनडायरेक्टली हम लोग बात करें तो एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब है यूट्रस के अंदर जो ये सारी चीजें डेवलप होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो सारी चीजों का डेवलपमेंट होगा जब हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो सेक्स ऑर्गन है ये भी तो बनेंगे। अरे अगर मेल का डेवलपमेंट है तो वहां पे टेस्टिस बनेंगे, और फीमेल है तो उसका ओवरी बनेंगे। ये जो इंटरनल कैविटी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर these are developed in the abdominal cavity in intrauterine life। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, यूट्राइन मतलब यूट्रस। तो जब किसी भी पर्टिकुलर बेबी का बर्थ या डेवलपमेंट होगा वो कहां होगा? यूट्रस के अंदर। और ये बनेगा किससे? मीजोडर्म्स। तो ये जो डेवलपमेंट है सेक्स ऑर्गन का, which may be the testes and ovary which are developed from mesoderm। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर मीजोडर्म से क्या बनेगा? टेस्टिस और ओवरी बनेगी। जब बर्थ होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब क्या होती है? बर्थ। उस बर्थ के टाइम पे टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल आती है और वो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होती है। बर्थ के पहले ऐसा नहीं होता, बर्थ के पहले ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको वॉश कर देता हूं, और यहां पे हम लोग बात करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो यहां डिस्कस करना है। ये आपका ये आपकी ये क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर वाली कैविटी को क्या बोलते हैं और नीचे वाली कैविटी को क्या बोलते हैं? यस, डायफ्राम के ऊपर वाली कैविटी को आपको भी पता है कि यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रैकिया आया होगा, और इस ट्रैकिया का यहाँ पे क्या है? ये बेसिकली ऐसे यहाँ लंग्स होगा और यहाँ लंग्स होगा, और यहाँ आपका क्या प्रेजेंट होगा? हार्ट। ये है क्या बेसिकली? इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। और यहां पे इसे क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। इसे क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल कैविटी। ये जो थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी है, जब यहाँ पे टेस्टिस बनती हैं, यहाँ पे ये टेस्टिस का मान लो फॉर्मेशन होता है, लेकिन जस्ट आफ्टर द बर्थ, मतलब जस्ट बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये क्या होंगे? ये बेसिकली इस पर्टिकुलर टेस्टिस सैक के अंदर जस्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये टेस्टिस सैक के अंदर यहाँ पे टेस्टिस बाहर आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने वही बात अभी आपसे डिस्कस की कि जब डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन होगा, जब डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन होगा जो मीजोडर्म से अरेस्ट करेंगी, तो टेस्टिस क्या होंगी? एट द टाइम ऑफ बर्थ दिस टेस्टिस डिसेंडेड इनटू द स्क्रोटल सैक। तो ये जो स्क्रोटल सैक है उनके अंदर ये आ जाएंगी, बट ओवरी रिमेन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी। मेल की बॉडी के अंदर जो टेस्टिस होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो कहां आ जाएंगी? एब्डोमिनल कैविटी से नीचे बाहर निकल आएंगी, स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होंगी, जबकि ओवरी इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ही रहती है। ये मेरी बात यहां तक क्लियर है? देखिए यहाँ पे मैं जिस टॉपिक को बात कर रहा हूं वो आपके और अपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, और यहाँ पे जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कुछ बड़ा शॉर्टकट पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सप्लेन किए गए। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है, कई सारे ऐसी क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं वहां बीच बीच में डिस्कस करूंगा, जिससे आपका और कुछ कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। मतलब कंसेप्ट नहीं बदलेगा, बेसिकली कंसेप्ट का मतलब है जो आपके अभी तक कुछ डाउट्स हैं या जो रिगार्डिंग द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपने इससे पहले कभी पढ़ा होगा, तो आपको हो सकता है कुछ नया लगे।
नया का मतलब विच इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ, है ना? बात क्लियर है? अनुभव। चलिए अब हम लोग को बात किसकी करनी है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करनी है। आज के हम लोग कुछ हद तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे पहले तो लोकेशन पता होनी चाहिए कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा कहां पर। तो अभी ये तो बात पता हो गई कि जब बर्थ होती है तो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर टेस्टिस जो है वो बाहर आ जाती है, स्कोटल सैक में प्रेजेंट होती है। जो पेल्विस रीजन के अंदर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होगा। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से मिलके बनेगा। ये बात भी क्लियर है कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिनके अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस होंगी। कितनी? वन पेयर ऑफ टेस्टिस होती है मेल के अंदर और वन पेयर ऑफ ओवरी होती है फीमेल के अंदर। बात क्लियर है ना? तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होगी along with this accessory glands, जैसे बहुत सारे फ्रेंशिया, बहुत सारे डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और भी कई सारे वर्ड्स जो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सारे के सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो पहली चीज तो ये मेल रिप्रोडक्टिव है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा कहां? ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ का जब फॉर्मेशन होगा तो वहां पे बेसिकली क्या होगा? ये ओवरी और जो टेस्टिस होंगी वो कहां से डेवलप होंगी? मीजोडर्म से डेवलप होंगी। ओवरी जो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, ओवरी व्हिच आर रिमेन्स प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बट इन केस ऑफ द बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ दिस मेल के केस में टेस्टिस कहां जाएंगी? बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाएंगी, स्कोटल सैक के अंदर प्रेजेंट। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी? पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होंगी, एसेसरी ग्लैंड्स होंगी और सेमिनल वेसिकल्स, कुछ डक्ट होंगी और हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया होंगे। ठीक है, अब इनको हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है, तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ डिटेल में। ये जो हमारा ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये जो गोनड्स हैं, जिसको हम लोग मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं, जो गोनड्स हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन व्हिच आर प्रोड्यूस द मेल गैमेट। जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जो मेल गैमेट को फॉर्म करेगा वही कहलाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज ए टेस्टिस, जिसे हम लोग स्पर्मीज भी बोलते हैं। ओल्ड टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेरीज। स्पर्मेरीज का मतलब है स्पर्म का फॉर्मेशन। ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो क्या है? स्पर्म मैरिज, दैट इज कॉल्ड द टेस्टिस। तो टेस्टिस एंड टेस्टिकल में कोई डिफरेंस बता सकता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेस्टिकल? यस, एनीबॉडी? अगर आपको पता है तो फटाफट मुझे इसका आंसर दिए। व्हाट इज टेस्टिकल? क्या होती है टेस्टिकल? अनुभव, अंकित, सिद्रा, शिवम, इफ ऑल दीज आर प्रेजेंट हियर तो फटाफट सबसे पहले एक लाइक्स तो बनता है। अब एक लाइक्स यहाँ पे करिए और मुझे ये बताइए कि इसका मतलब क्या है? व्हाट इज ए टेस्टिकल? यस, अभी तक नोबडी विल लाइक्स। आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक लाइक किया है। तो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट सबसे पहले तो लाइक्स जरूर कर दीजिए, है ना? और इसका मतलब मुझे बता दिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टिकल? यस, एनीबॉडी? किसी को तो आंसर देना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेस्टिकल? मेरी आवाज अगर आप लोगों को आ रही होगी तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना चाहिए कि दोज आर प्रेजेंट ऑनलाइन, तो आपको सबसे पहले तो एक लाइक्स जरूर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हो इतना से तो बनता है ना? फटाफट आप लाइक्स कर दियो, मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। शिवम, यू आर प्रेजेंट इन क्लास। सिद्रा, अंकित, अनुभव, एंड वेयर इज सलाह, सॉरी, एंड क्या नाम है, साहिल। साहिल एंड सलाह इज एब्सेंट। आजाद इज आल्सो एब्सेंट। ओके,
ओके, मतलब आपको या तो मेरी बात नहीं आवाज आ रही है या फिर मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। या क्या है, टेस्टिकल की बात करें तो यहाँ पे जो टेस्टिकल है बेसिकली इसका मतलब होता है ये जो टेस्टिकल्स है, ये टेस्टिकल का मीनिंग ये है कि यहाँ पे अगर एपिडिडमिस और अगर ये एपिडिडमिस और टेस्टिस की बात कर रहे हो इसको हम लोग टेस्टिकल बोलते हैं। तो टेस्टिकल का मतलब जहां पे एपिडिडमिस और टेस्टिस, एपिडिडमिस होती क्या है, क्या इसका फंक्शन है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी कि जो एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं वो सब एपिडिडमिस, वॉस ऑफ कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ डक्ट हैं जो हमें यहाँ पे आगे स्टडी करनी है। सेमिनल वेसिकल्स, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स व्हिच include the Cowper's, Tyson, prostate gland, which are the same, these are the accessory reproductive glands and duct हैं। दूसरी वो पर्टिकुलर चीज जो यहाँ पे बात होनी है वो है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो बेसिकली इस पर्टिकुलर मेल के गैमीट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर वहां पे सीमेन ना हो, अगर इन सारी इजैकुलेटरी डक्ट या कहना चाहिए जो सेमिनल वेसिकल्स है, अगर इन सेमिनल वेसिकल्स से सीमेन का फॉर्मेशन ना हो तो ये आपके स्पर्म बन तो जाएंगे, लेकिन न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये बेसिकली मूव कैसे करेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल्स हैं इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, काउपर ग्लैंड्स और टाइसन ग्लैंड। ऑल दीज आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। ये तो एसेसरी ऑर्गन नहीं है, दिस आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ मेरी बात क्लियर हो गई होगी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मेजर बेसिक डिफरेंस क्या है और उनके कुछ डिफरेंट मतलब भी है। ओके, खैर हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेल सेक्स ऑर्गन के डिफरेंस में। जो वन पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, इस वन पेयर ऑफ टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है और इसका वेट क्या होता है। सबसे पहले तो सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए, ये तो आपको पता ही लग गया कि ये जो टेस्टिस हैं ये टेस्टिस मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है। कैसे होती है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ये बात क्लियर है? यहां तक आपको ये बात क्लियर है कि ये कैसे होती है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ये जो फिजिकली टेस्टिस है ये 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, 2.5 सेंटीमीटर विड्थ होगी और 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। इसे आलमंड होता है, यस, बादाम की शेप की तरह इसकी कुछ शेप होती है लाइक दिस। इसकी लेंथ लगभग 2 से 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, विड्थ इसकी 2.5 सेंटीमीटर और थिकनेस 3.3 सेंटीमीटर होती है। इसका जो वेट होता है नियर अबाउट 10 to 15 ग्राम, 10 से 15 ग्राम तक एक टेस्टिस का वेट होता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारी बर्थ होती है तो ये स्क्रोटल सैक के कहां आ जाते हैं? बाहर। लेकिन मान लो आपने से किसी ने पूछा सर अगर ये बाहर नहीं आए तो क्या होगा? होता है 100 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी केस में ये एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस बाहर नहीं आ पाती। एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस बाहर नहीं आ पाती, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकोरिडिज्म। इसको बोलते हैं क्रिप्टोकोरिडिज्म, इसको बोलते हैं क्रिप्टोकोरिडिज्म। क्रिप्टोकोरिडिज्म जो है जब किसी पर्टिकुलर बेबी के अंदर जब बर्थ होगी और उस बर्थ के टाइम पे एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस बाहर नहीं आ पाती, स्क्रोटल सैक के अंदर नहीं आ पाती है, वो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रहती है, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकोरिडिज्म। ये बात क्लियर है? इस क्रिप्टोकोरिडिज्म के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन होगी तो टेस्टिस डेवलप नहीं होगी और डेवलप हो गए तो प्रॉपर हेल्दी स्पर्म नहीं बनते हैं, पर्सन बिकम्स स्टेराइल। इसलिए वहां पे वर्ड यूज किया गया, द टेस्टिस कैन नॉट बी डेवलप एंड फंक्शन प्रॉपर्ली एंड द मे डेवलप मैलिग्नेंसी। इनका मतलब ये कि पर्सन विल बिकम्स स्टेराइल, क्योंकि स्टेराइल इसलिए क्योंकि टेस्टिस प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, प्रॉपर डेवलप नहीं हो तो स्पर्म भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन द टेस्टिस डज नॉट डिसेंड इनटू रीच द स्क्रोटम। अगर टेस्टिस बेसिकली डिसेंड नहीं होती, बाहर नहीं आती और वो स्क्रोटम के अंदर नहीं पहुंचती है बट रिमेंस इन प्रेजेंट एब्डोमिनल कैविटी, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस। अनडिसेंडेंट टेस्टिस का मतलब वो टेस्टिस जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहती है और उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकोरिडिज्म। यहां तक मेरी बात क्लियर है? ओके, अगर यहाँ पे ये अनडिसेंट टेस्टिस जो होंगी, अगर ये अनडिसेंट टेस्टिस बेसिकली स्क्रोटल सैक के अंदर सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू
बाहर निकालेंगे। अगर हम लोग सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू इस पर्टिकुलर अनडिसेंडेड टेस्टिस आर ब्रॉट इनटू द स्क्रोटल सैक, अगर अनडिसेंडेड मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर थी उसको हमने क्या किया, सर्जिकल रिमूव प्रोसेस के थ्रू हमने उसको स्क्रोटल सैक के थ्रू, स्क्रोटल सैक के अंदर निकाल लिया, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकाल दिया, ठीक, स्क्रोटल सैक के अंदर कर दिया और बाहर निकाल आए, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्कियोपैक्सी। ये वर्ड याद रखिएगा, दैट इज रिलेटेड विद द टेस्टिस, ऑर्कियोपैक्सी। तो ऑर्कियोपैक्सी का मतलब क्या है, वो बच्चे जिनकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस थी उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकिडीन, क्योंकि वो बाहर नहीं आई बर्थ के टाइम पे। लेकिन अगर हम लोग सर्जिकल मेथड के थ्रू उस पर्टिकुलर बेबी की टेस्टिस को बाहर निकाल लें, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर निकाल के व्हिच इज डिसेंडेंट टू द स्क्रोटल सैक, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्कियोपैक्सी। ये बात भी क्लियर है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्कियोपैक्सी, व्हिच इज रिलेटेड विद दिस टेस्टिस। दूसरी चीज की कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बुल्स होते हैं उनके अंदर टेस्टिस को क्रश कर देते हैं। जब बुल्स छोटे होते हैं तो उस बुल के अंदर टेस्टिस को क्रश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बुल ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जो सांड है एक तरह से इनडायरेक्टली से वो कैसे बदल जाएगा, बैल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो बैल कैसा होगा, ओबीडिएंट होगा बेसिकली। क्यों, क्योंकि उसकी जो एक तरह से कहना चाहिए कि जो एंग्री नेचर है उसका वो चेंज हो गया, ठीक, ड्यू टू द क्रशिंग ऑफ दिस टेस्टिस, बोलते हैं कैस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन। तो ये जो कैस्ट्रेशन है दैट इज अ क्रशिंग ऑफ टेस्टिस इन बुल्स एंड व्हिच इज कन्वर्टेड देम टू द ब्लॉक्स। अगर ये पर्टिकुलर बुल्स की टेस्टिस को क्रश कर दे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बैल जो होते हैं बैल बड़े सीधे साधे होते हैं, और जो सांड होते हैं बुल होते हैं वो बड़े खुंखार होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर टेस्टिस को क्या नहीं किया गया, क्रश। वो कुछ हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो क्रशिंग होती है उसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन, एंड दिस मेक्स देम मोर ओबीडिएंट ड्यू टू द फॉल इन द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो पर्टिकुलर ह्यूमन जिनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को किस तरीके से उसके लेवल को कम कर दिया जाए तो थोड़ा शांत नेचर का हो जाता है, तो थोड़ा सा शांत नेचर का हो जाता है ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। तो यहाँ पे बात हो रही है टेस्टोस्टेरोन की, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्यों बनाएगा कौन, टेस्टिस, और वो टेस्टिस को अभी क्या क्रश। तो इस क्रश की वजह से वो क्या हो गए, बुल जो ब्लॉक में कन्वर्ट हो गए, दैट इज कन्वर्टेड देम इनटू ब्लॉक्स, बुल ब्लॉक्स, बैल में कन्वर्ट हो गए। वो बैल होगी कैसे, ओबीडिएंटली। इसलिए आपने देखा होगा जो ज्यादातर ह्यूमन होते हैं, जो लोग साधु संत बन जाते हैं, जो स्पेशली नागा बन जाते हैं, उनकी टेस्टिस को भी क्रश कर देते हैं, दैट इज ए कैस्ट्रेशन। तो कैसे हो जाते हैं, थोड़े शांत शालीन स्वभाव हो जाते हैं। ओके, ये मेरी बात, ये तीनों वर्ड्स आपको यहाँ समझ में आ गए होंगे, क्रिप्टोकिडीन, ऑर्कियोपैक्सी एंड कैस्ट्रेशन। फटाफट मुझे शेयर करें कि आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं समझ में। यस, टेल मी फर्स्ट। और यहाँ जो लिखा हुआ है वो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ये भी मुझे बता दें। सिद्रा, अनुभव, अंकित, शिवम, फटाफट मुझे यहाँ बताइए कि अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, ये मुझे जरूर शेयर करें। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है और यहाँ तक आपको बात मेरी समझ में आ गई। और अभी तक आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, तो फटाफट आपका इतना तो बनता है कि आप लोग इसको फटाफट शेयर कर लें और अपनी अटेंडेंस जरूर शो करें कि यस आई एम प्रेजेंट हियर, क्योंकि अभी तक आप लोगों में से किसी ने शेयर नहीं किया। तो इसका मतलब है यू आर नॉट प्रेजेंट फिजिकली एंड मेंटली हियर। यस, टेल मी फर्स्ट। ओके, अनुभव ने कहा यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, टेस्टिस है, और ये क्या है, स्क्रोटल सैक है। ये आपका स्क्रोटल सैक, जिसको हम लोग स्क्रोटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और ये क्या है, टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है और इसके ऊपर ये सब क्या है, यहां से अगर हम लोग बात करें, ये हमारा क्या था, एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पे एक स्पेसिफिक, यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से एक कैनाल होगी यहाँ पे, तभी तो ये आया। ये जो आपकी स्पर्मेटिक डक्ट है, ये जो टेस्टिस है, ये पूरी पूरी आपकी स्पर्मेटिक डक्ट है जो ऐसे यहाँ अटैच होगी। ये जो स्पर्मेटिक डक्ट है वो एक स्पेसिफिक कैनाल के थ्रू इस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल आता है, ये स्क्रोटल एट द टाइम ऑफ बर्थ।
है ना, और जिसमें नहीं निकलता उसको कंडीशन क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। तो इस कैनाल का नाम क्या है वो बता दीजिए फटाफट। यस, इस कैनाल का नाम क्या है वो शेयर कर दीजिए। इस कैनाल का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं इनगुइनल कैनाल। क्या बोलते हैं, इनगुइनल कैनाल। समझ में आई? ये जो इनगुइनल कैनाल है ये स्पर्मेटिक डक्ट जो होगी जिससे हमारे ये टेस्टिस इस स्क्रोटम सैक के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं, इस इनगुइनल कैनाल के थ्रू ये निकलते हैं। और यहाँ पे देख रहे होंगे ये ब्लू और रेड कलर की लाइनिंग्स है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्पर्मेटिक डक्ट के अंदर। ये बात क्लियर है। अब एक बात आपको याद और रखनी है कि ये जो आपका स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम का पर्पस क्या है। इस स्क्रोटम के अंदर अगर लोग बात करें तो दो डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं यहाँ पे, है ना, दो डिफरेंट टाइप की मसल्स, एक होता है डार्टोस मसल्स और होता है क्रीमास्टर मसल्स। ये दोनों मसल्स की अगर बात करें इनडायरेक्टली, अगर हम लोग बात करें तो इनके फंक्शनल सेम है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो बोथ मसल्स आर डिफरेंट इन एनाटॉमी। एनाटॉमिकली बोथ मसल्स आर डिफरेंट बट बोथ आर हैविंग ए सेम फंक्शन, क्योंकि ये बेसिकली जो स्क्रोटम है ये हमारे स्क्रोटम के अंदर ये हमारी वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। और यहाँ ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं एपिडिडमिस। ये क्या है, एपिडिडमिस है, यहाँ से देखिए और ये पूरा ये एपिडिडमिस है ना। तो ये है आपकी ब्लड वेसल्स और ये है बहुत सारा डिफरेंस जो बेसिकली यहाँ से स्पर्म बनेंगे और ये स्पर्म यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे और ये फिर इस तरीके से यहाँ। अभी तो हम लोग बात करें नॉर्मल टेस्टिस के डिफरेंस में। ये दोनों फिगर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेस्टिस, दैट ये हटेंगे वन पेयर ऑफ टेस्टिस। यहां तक बात मेरी क्लियर होगी? ओके सुद्रा, यू कैन से समथिंग, आप कुछ वांट टू से समथिंग, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ओके यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो टेस्टिस के अंदर बेसिकली जो स्क्रूटम होता है, जहां पे हमारी टेस्टिस प्रेजेंट होती है, वहां पे जब टेस्टिस होंगे तो इसका फंक्शन भी सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्रोटम होगा जिनके अंदर दो डिफरेंट टाइप की मसल्स होंगी, तो यहाँ पे जो स्क्रोटम है जिसकी वजह से यहाँ पे टेस्टिस के अंदर और यहाँ पे टेस्टिस जहां स्क्रोटम सैक के अंदर प्रेजेंट होंगी वहां पे टेम्परेचर 2.5 सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.5 है तो इस पर्टिकुलर टेस्टिस सैक के अंदर, स्क्रोटम सैक के अंदर, स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ये बात मेरी याद रखिएगा। तो ये जो हमारा स्क्रोटम है ये क्या करता है, विच मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, विच हेल्प्स इन द मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस को स्क्रोटम सैक क्या करता है, मैनेज करता है। एंड दिस इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर हमारा कम होना चाहिए और बॉडी टेम्परेचर से भी हमारा कम होता है स्क्रोटम के अंदर, जो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा स्क्रोटम के अंदर, एंड व्हिच आर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बात याद रखिएगा गौर से, ये है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर हमारा कम होना चाहिए। बॉडी के टेम्परेचर से भी कम होता है हमारा स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर। ये बात क्लियर है? आगे बात करते हैं। इंटरनली जो स्क्रोटम होता है व्हिच इज लाइंड बाय द टू डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स, दैट इज कॉल्ड द डार्टोस मसल्स एंड स्पर्मेटिक फेशिया। ये स्पर्मेटिक फेशिया जस्ट लाइक ए कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी लाइनिंग्स होती है, जो स्क्रोटम की लाइनिंग्स को फॉर्म करता है। लेकिन जो मसल्स है वो याद रखेंगे डार्टोस मसल्स, एंड दिस डार्टोस मसल्स आर हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर। अभी आपने बोला ना कि ये जो स्क्रोटम है वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को टेस्टिस के, जो जहां टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, स्क्रोटम है, वहां टेम्परेचर रेगुलेशन कौन हेल्प करता है, दिस डार्टोस मसल्स व्हिच हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर विद इन द स्क्रोटम। दूसरी चीज कि जब ठंड होती है कोल्ड पीरियड में, या जहां पे कोल्ड होता है यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में, तो वहां पे क्या होता है, टेस्टिस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जस्ट बॉडी से क्या होती है, अटैच होती है टू मेंटेन द हीट। बेसिकली अगर वो टेस्टिस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है द इंटरनल बॉडी, वो क्या है, कोल्ड रीजन में। सो अगर वो रिलैक्स होती है, जैसे एशियन कंट्री में नॉर्मली क्या है, रिलैक्स फॉर्म में है, तो वो कहां पे होती है, समर। जहां पे वार्म रीजन होता है वहां पे
टेस्टिस बिकम्स रिलैक्स, और जहां पे कोल्ड होता है वहां पे टेस्टिन बिकम कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरी बात याद रखिएगा, वो हीट लॉस और हीट के डिफरेंस में है। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो स्क्रोटम है वो टेंपरेचर मेंटेन करता है, क्लियर फॉर दिस डार्क। एक और मसल्स का मैंने नाम दिया था, यहाँ पे क्वेश्चंस भी बन सकता है। ये जो बेसिकली आपकी मसल्स हैं जिनको बोलते हैं क्रीमास्टर मसल्स, ये क्रीमास्टर मसल्स व्हिच आर फाउंड इन ओनली इन केस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्रीमास्टर मसल्स बेटा एक आध वर्ड जो हो सकता है, जैसे मैंने कुछ येलो से हेडिंग कर दी है, वो एक आध वर्ड कुछ ब्लर हो रहे हैं। क्या सारे वर्ड्स ब्लर हो रहे हैं? यस, अनुभव, सिद्रा, क्या ये सारे के सारे वर्ड्स ब्लर हो रहे हैं क्या, या कुछ वर्ड ही ब्लर हो रहे हैं? फटाफट मुझे इन्फॉर्म करो। ये सारे वर्ड ब्लर हो रहे हैं या कुछ ही वर्ड ब्लर हो रहे हैं? यस, अनुभव, सिद्रा, अंकित, शिवम, शिवम वी आर प्रेजेंट हियर। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, मैंने बोला ना येलो कलर वाले थोड़े बहुत हो सकता है ब्लर हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी ब्लर होंगे नहीं, ठीक है ना। कोशिश करते हैं फिर उसको भी अगले टर्म से या अगले उसमें मैं देख लूंगा कि उसको येलो कलर से नहीं, ठीक है। और हो सकता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ और ब्लर हो रहा होगा। ये मेरी बात क्लियर हो गई? बाकी इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो उसमें ब्लरिंग नहीं दिखाई देगी। यहां तक अगर मेरी बात क्लियर हो तो आगे बात। यस, केवल अनुभव रिप्लाई कर रहा है। अंकित वेयर आर यू? कहाँ बच्चा? शिवम, अंकित, अगर आप क्लास में हो तो रिप्लाई करो ना। संजय नमस्ते। ओके, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो बेसिकली डार्ट ऑफ मसल्स है वो स्क्रोटम के अंदर होती है, जो टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती है। कोल्डर रीजन में ज्यादातर टेस्टिस कॉन्ट्रैक्ट में रहती हैं, और जो वार्म रीजन होती है वहां पे ज्यादातर रिलैक्स फेज में होती है टेस्टिस। ये क्रीमास्टर मसल्स होते हैं व्हिच इज फाउंड ओनली इन द मेल ह्यूमन बॉडी। ये मेल ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रीमास्टर मसल्स प्रेजेंट होती है जो बेसिकली पूरी पूरी टेस्टिस को कवर करती है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ एक क्वेश्चन है कि cremaster muscles are found in they only found in case of a male human body, and these cremasters and the diaphragm muscles both are regulate the temperature of the testicles। मैंने अभी बताया आपको कि टेस्टिकल का मतलब होता है एपिडिडमिस एज वेल एज टेस्टिकल, दोनों मिला करके टेस्टिकल कहलाते हैं। तो ये हमारा जो क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स हैं, ये क्या करेंगे? ये बेसिकली व्हिच इज वर्क टुगेदर टू मेंटेन देयर टेंपरेचर ऑफ टेस्टिकल। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी और मेल बॉडी के अंदर टेस्टिकल के टेंपरेचर को मेंटेन करते हैं क्रीमास्टर और डार्टोस मसल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर का वेरी करना है, टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत जरूरी है। तो कौन करता है? क्रीमास्टर और डार्टोस मसल्स करते हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ स्क्रोटम। यहां तक मेरी बात पहुंच गई होगी, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फटाफट चेक करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने चेक नहीं किया है, लाइक्स नहीं किया, वो लाइक्स बटन, मैं 2-3 बार बोला है, आप लोगों को लाइक्स बटन प्रेस जरूर करना चाहिए। शायद आदत खराब हो गई है या आदत चेंज हो गई है, आप उस आदत को फिर चेंज करेंगे। ओके, तो ये क्लास 2:30 बजे से ही रहेगी बेसिकली, क्योंकि कुछ ऑफलाइन क्लासेस हैं वो 4 o'clock हैं। ओके, तो बात करते हैं आगे। ये बात हुई इस पर्टिकुलर स्क्रोटम के रेफरेंस में। आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि ये कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ब्रीडिंग सीजन के अंदर ही उनकी टेस्टिस बाहर निकलती है स्क्रोटल सैक से, सॉरी स्क्रोटल सैक नहीं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर निकलती है स्क्रोटल सैक में। लेकिन जैसे ही उसका ब्रीडिंग सीजन खत्म होता है, देयर कम्स इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं और कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जिनके अंदर ही रहती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऑलवेज टेस्टिस। तो हमने ये बोला कि ह्यूमन के केस में जब टेस्ट बर्थ होगी
उस केस में मेल बॉडी के अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकलेंगे एंड दीज आर डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। और वो स्क्रोटम करता क्या है, बॉडी टेम्परेचर के अलावा टेस्टिस जहां प्रेजेंट होती है स्क्रोटम में वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ओके, अब बात करते हैं कि कभी-कभी ये हमने आपको अभी बोला था कि ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड इस पर्टिकुलर, अगर आपने इससे पहले वाला स्ट्रक्चर ध्यान से सुना तो वहां बोला था इनगुइनल कैनाल होती है जिसके थ्रू ये एब्डोमिनल कैविटी से, यहाँ पे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू यहाँ पे इस इनगुइनल कैनाल से बाहर आई है। ठीक है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, देखा होगा आपने कुछ लोगों को हार्निया की प्रॉब्लम होती है। एक वर्ड सुना होगा दैट इज कॉल्ड एज ए हार्निया। ये इनगुइनल हार्निया है, कई सारे इसके रीजन हो सकते हैं। तो इस हार्निया में होता क्या है कि ये जो इंटेस्टाइनल लूप है, ये इंटेस्टाइनल लूप इस पर्टिकुलर इनगुइनल कैनाल से नीचे आ जाता है और ये जो साइज है बेसिकली, ये जो पूरा पूरा मेल रिफ्रैक्टिव सिस्टम का जो साइज है ये लार्ज हो जाता है। क्या होता है, ये लार्ज कर देता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये जो इनगुइनल कैनाल है, इनगुइनल कैनाल्स में टेस्टिस के लूप जो है वो टेस्टिस लूप, इंटेस्टाइनल लूप जो, तो नॉट टेस्टिस लूप, इंटेस्टाइनल लूप जो वो इस पर्टिकुलर इनगुइनल कैनाल के थ्रू इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है और इट बिकम्स इनलार्ज, इसलिए बोलते हैं इसको हार्निया। तो हार्निया का ऑपरेशन होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो हमारी टेस्टिस की इनगुइनल कैनाल है जहां पे स्पर्मेटिक कॉर्ड निकलती है, उससे टेस्टिस लूप, इंटेस्टाइनल लूप को क्या करेंगे, नॉर्मल पोजीशन पर, सर्जिकल मेथड के थ्रू ये नॉर्मल पोजीशन में हो जाती है लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन। और अगर ये इंटेस्टाइन लूप्स इस इनगुइनल कैनाल से इस पर्टिकुलर स्क्रोटल सैक के अंदर आ जाते हैं, ये इलाज कर जाता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसको बोलते हैं हार्निया। ये वर्ड पता होना चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ वही बात कर रहे हैं कि ईच स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द पैसेज व्हिच इज नोन एज इनगुइनल कैनाल। मैंने बोला था कि जो एब्डोमिनल कैविटी है वो स्क्रोटम से कनेक्ट किसके थ्रू होगी, इनगुइनल कैनाल के थ्रू कनेक्ट होगी एंड थ्रू दिस कैनाल द टेस्टिस डिसेंडेड डाउन इनटू द स्क्रोटल सैक। और इसी इनगुइनल कैनाल के थ्रू हमारी टेस्टिस जो होती है विच इज डिसेंडेड डाउन एट द टाइम ऑफ बर्थ इनटू द स्क्रोटल सैक। समटाइम्स ये जो इनगुइनल कैनाल है विच में टीयर्स, टीयर मींस फटना, जब ये फट जाएगी, इनगुइनल कैनाल फट जाएगी, टूट जाएगी, तो क्या होगा, abnormal protrusion or the projections and the loop of intestine comes down into the inguinal canal। यहां लिखा हुआ है कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारी इंगुइनल कैनाल है विच टीयर्स फट जाती है, ठीक, और वो क्या होते हैं, उनके अंदर एब्डोमिनल प्रोट्रूजन हो जाता है, प्रोजेक्शंस हो जाती हैं जिसकी वजह से लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन इससे बाहर आ जाती है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इंगुइनल हार्निया। ये बात क्लियर है, हार्निया क्या होता है, इंगुइनल हार्निया एक ही बात है। ये मेरी बात क्लियर है और ये है हमारा स्क्रोटम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर यहां तक कोई डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो तो फटाफट यू कैन आस्क। अंकित, शिवम, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट प्रेजेंट इन क्लास। अगर आप यहाँ पे क्लास में हो तो आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये है क्या, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रिप्लाई आना चाहिए। तो आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, इट मींस यू आर नॉट प्रेजेंट इन क्लास। अगर हो तो फटाफट मुझे लाइव चैट के थ्रू इन्फॉर्म करो। यस, अब इसके बाद हम लोग को ये बात करनी कि ये जो हमारी टेस्टिस होती है, ये तो बात हुई स्क्रोटम सैक में आ गई। अब ये जो टेस्टिस होती है इनके ऊपर कवरिंग होती है बेसिकली। अगर हमारी टेस्टिस है, मान लो ये हमारी टेस्टिस है, तो इस टेस्टिस के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है। और अगर इस टेस्टिस के ऊपर कवरिंग की बात करें तो ये हमारी कवरिंग कुछ ऐसे है ना? ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग हमारी जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी कुछ इस तरीके से है। 3 कवरिंग होती है, एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा और ट्यूनिका वेजाइनलिस। बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो बात कर लें फिर क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो टेस्टिस होती हैं, द ईच टेस्टिस व्हिच इज कवर्ड बाय अ 3 कवरिंग। 3 कवरिंग होती है इस टेस्टिस के ऊपर। पहला है आउटर मोस्ट कवरिंग जिसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडिल वाली कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड द लास्ट एंड इनर मोस्ट को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसी की बेसिकली ग्रोथ होती है, और वो ग्रोथ जब होगी ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, तो वहां पे सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, और वो जो टेस्टिस होती है क्या कर जाती हैं,
डिवाइड कर जाती है, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोब में। हम यहाँ अगर बात करें तो ये जो है बाहर की तरफ, ये तो हो गया ट्यूनिका वेजाइनलिस, और ये ट्यूनिका वेजाइनलिस के अलावा ये हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लोब्स बन जाते हैं, किसकी वजह से, इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया की वजह से। तो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इन द ग्रोथ ऑफ दिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया दैट इज कॉल्ड द सेप्टम व्हिच इज डिवाइडेड द टेस्टिस इनटू द सम लोब्यूल्स, 200 से 300 लोब्यूल्स बन जाते हैं, और एक लोब्यूल के अंदर लगभग 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। एक बात फिर याद रखिएगा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो टेस्टिस होंगी, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां पे जो टेस्टिस होंगी, उन टेस्टिस के अंदर 200 से 300 लोब्यूल होते हैं, जो किसकी ग्रोथ से बनते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की वजह से बनते हैं। और एक लोब्यूल के अंदर ईच लोब्यूल हैविंग ए 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहां तक मेरी बात क्लियर है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। दिस टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल है, जिनके अंदर 1 to 3 हाईली कॉन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाता हूँ आपको। ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो 1 से 2 3 हो सकती हैं एक साथ। ये ऐसी हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती हैं, इस तरीके की ट्विस्टेड फॉर्म में, जैसे मैगी के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कुछ वैसे मैगी जैसे स्ट्रक्चर, क्वाइल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे क्या बनाएंगे, इस तरीके से ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाएंगे, जो एक लोब के अंदर 3 हो सकते हैं। और ऐसे लोब कितने हैं, 200 से 300। मेरी बात समझ में आ रही है। और इस पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा यहाँ क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और व्हिच इज नर्व आर एम्बेडेड इन दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू। इनके अंदर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, और एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, ओवरऑल एक टेस्टिस के अंदर लगभग नियर अबाउट 750 500 to 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, टुगेदर विद दिस ब्लड वेसल्स एंड नर्व। ये बात मेरी क्लियर है। दूसरी जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जहां पे हमारा क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है, वो होगा कैसे, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर आपको बात क्लियर है कि हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन था, उसको बाद में डिस्कस करें। यहां तक मेरी बात क्लियर है, तो फटाफट मुझे शेयर करें। इसका मतलब है अंकित और शिवम दीज आर नॉट प्रेजेंट इन क्लास। इतना कहने के बावजूद इनका कोई रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब है कि ये लोग प्रेजेंट नहीं है ना। इसका मतलब है कि ये लोग अभी प्रेजेंट नहीं है, और आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हैं, या मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक इसे लाइक्स नहीं किया है ना। तो बात करते हैं आगे की। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, संजय, सिद्रा, अनुभव, तो फटाफट मुझे बताएं कि हाँ यस सर, ये बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें हमने कोशिश की है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के रेफरेंस में, जो भी मैंने बोला कि टेस्टिस के ऊपर 3 कवरिंग होती है। तो क्वेश्चन था, इन विच फॉलोइंग पार्ट व्हिच इज नॉट द रिलेटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्वेश्चन ये बना है यहाँ पे, इन विच फॉलोइंग पार्ट व्हिच इज नॉट रिलेटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन जो करेक्ट था वो था ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो ये ट्यूनिका वेजाइनलिस दैट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकॉज़ इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। दिस इज द ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है, जहां पे 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, पैरेटल लेयर्स हैं, कैविटीज और विसरल लेयर है। ये पूरी की पूरी जो आप देख रहे हो बाहर की तरफ, ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये हमारा क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरा ये वो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये जो सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये लोब बन गए। अगर आपको पिछली क्लास याद होगी तो मैंने बोला था कि ये लोब्स बन गए यहाँ पे,
ये क्या हो गए, लोब, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्यूनिका। ये डिफरेंट काइंड ऑफ लोब बन गए ना, दिस इज किसकी वजह से, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की ग्रोथ होने की वजह से, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की ग्रोथ होने की वजह से क्या बन गए, यहाँ पे लोब्स बन गए। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। और ये नेक्स्ट और लास्ट था इनरमोस्ट ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ये तीन डिफरेंट काइंड की कवरिंग है जो टेस्टिस के ऊपर बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगी। यहां तक अगर बात क्लियर है तो आगे बात करें। दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, ये जो आपकी टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अलावा यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये हमारा कॉन्वोल्यूटिव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे जाके एक पॉइंट पे नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं। एक पॉइंट पे यहाँ पे सारी मिल रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेट टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेट, RETE, रेट टेस्टिस बोलते हैं, जहां पे सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक पॉइंट पे नेटवर्क का फॉर्मेशन कर देंगे। और ये इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को इस वॉसा इफ्रेंशिया से जोड़ती है। ओके, हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, अभी आपने बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें स्पर्म के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो इसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये कई सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये हमारे प्रेजेंट है कुछ स्पेसिफिक सेल्स जिसको लीडिंग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स बोलते हैं। और ये लीडिंग सेल्स जो है वो इन विदिन द, ये प्रेजेंट है किसके, लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो ये सेल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। इनको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये हमारे हैं स्पर्म। ये क्या है, स्पर्म। अगर आप इनकी बात करें, जो पहली लेयर के अंदर जो सेल्स बनी है, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये जो जर्नल एपिथेलियम है, जो बेसिकली क्या करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। ये स्पर्मेटोगोनियम से पहले क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगी, मियोसिस 1। और ये मियोसिस 1 होगी तो दो बन जाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद यहाँ पे होगी मियोसिस 2। जब ये बेसिकली स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होगा तो वहां बनेगी मियोसिस 2। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया, स्पर्मेटोजुआ बन गया। और ये स्पर्मेटोजुआ के टाइम पे क्या होगी, मियोसिस 2 देखने। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनती है, आफ्टर मियोसिस स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की सेल्स याद रखिए, एक वो जिसको नर्स सेल बोलते हैं। नर्स का मतलब क्या है, केयर करेगा, न्यूट्रिशन देगा, तो क्या कहलाएगी, सर्टोली सेल्स। और दूसरी वो पर्टिकुलर सेल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सर्टोली सेल्स है। और दूसरी सेल्स कौन सी हैं, लीडिंग सेल्स। ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं, ये लीडिंग सेल्स हमारे यहाँ पे क्या करेंगी, ये लीडिंग सेल्स हमें यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के या मेल हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आज इतनी बात और कर लें थोड़ी सी कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बात करें, और बाकी फिर बात करते हैं नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे। ओके, तो यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये विसरल पेरिटोनियम, इसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उस ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो क्या कर रहा है, सेप्टा का फॉर्मेशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है, ये हो गई आपकी जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इससे क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होगा, है ना। और ये स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ ये क्या है, ये क्या है, हमारी सर्टोली सेल। ये क्या है, सर्टोली सेल्स हैं। और ये जो हमारी पहली वाली लाइनिंग है सेल की, जो पहली वाली लाइनिंग थी अभी आपने देखा, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। और इस स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस 1 and meiosis 2, and later on the four spermatozoa will form. Four spermatozoa will form, and this one is leading cells. इसको interstitial cells भी बोलते हैं, इसको leading cell और interstitial cells भी बोलते हैं। And this is the sperm. ये जो देख रहे हैं ये सब क्या है, these are the sperm। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। लास्ट वन,
जस्ट फ्यू मिनट के बाद हम लोग अगले नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे इसके आगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के आगे, लेकिन कम से कम आपको एटलीस्ट मिनिमम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल तक तो पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ बात हो रही है कि ये जो हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं जिनकी लाइनिंग बेसिकली इनसाइड द टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स और दूसरी वो जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, जो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन है। मतलब इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज अ लाइन on its inside by the two type of cell। अगर आपने इससे पहले ये स्ट्रक्चर देखा है तो इस स्ट्रक्चर में देखिए ये लाइन कर ये लाइनिंग, ये क्या है स्पर्मेटोगोनिया, और क्या है ये हमारी है सर्टोली सेल्स, ये हमारी क्या है सर्टोली सेल्स हैं। तो सर्टोली सेल और ये स्पर्मेटोगोनिया ये हमारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग पे प्रेजेंट होती हैं। मेल जर्म सेल्स जो होती है बेसिकली वो मेयोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है, फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्म फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे कौन, स्पर्मेटोगोनिया, जो मियोसिस में पार्टिसिपेट करने की बात है। दूसरा सर्टोली सेल्स होती है जिनको लोग नर्व सेल बोलते हैं, बेसिकली वो जर्म सेल्स को क्या करेंगी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होता है, इसको हम लोग वहां पे कहते हैं वहां इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। तो सर्टोली सेल्स तो लाइनिंग पे प्रेजेंट होगी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की, और जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जो अभी आपने देखा ये जो स्पेस था, इस स्पेस के अंदर इस पर्टिकुलर स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस स्पेस के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट है लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स हैं इनका काम क्या है, दीज आर सिंथेसाइज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसके लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। तो व्हिच सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स द टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करते हैं टुगेदर, ये एक तरह का क्या है सेक्स स्टेरॉइड्स हैं, जिसकी सिक्रीशन कौन करता है, ये इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स करते हैं। अदरवाइज इनके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इम्यूनोलॉजिकल एनर्जी कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है व्हिच आर ओपन इनसाइड द रेड टेस्टिस, और वो रेड टेस्टिस में जब ओपन होगी तो वो रेड टेस्टिस का कनेक्शन किसके थ्रू होता है, फोसा फ्रेंशिया से, है ना, तो कहीं ना कहीं वो आगे कनेक्ट होंगी। तो यहाँ पे जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगी वहां बनेगी क्या स्पर्म, और वो स्टोर होंगे कहाँ एपिडिडमिस, वो जाएंगे किसके थ्रू, इसी नेटवर्क ऑफ ये रेड टेस्टिस व्हिच इज वोसा फ्रेंशिया से कनेक्ट होंगे, व्हिच इज ओपन थ्रू दिस red testis। Seminiferous tubules of the testis which opens into the vasa efferentia। ये बेसिकली vasa efferentia में ओपन होगी seminiferous tubule with the help of this red testis। यहाँ तक अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो फटाफट मुझे आप व्हाट्सएप चैट करके जरूर बता दीजिए, या अभी मुझे फिलहाल चैट करके आप इन्फॉर्म करेंगे सर ये बात मुझे आपकी यहाँ पे समझ में आ गई। यस, सिद्रा, अनुभव, संजय, अंकित, शिवम, यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, सुनिए बना सकते। अभी हम लोग बात पूरी मेरी नहीं हुई है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात ही पूरी नहीं हो पाई है इस 1 घंटे के अंदर। सो कमिंग डेज में फ्राइडे को एट 2:30 वी विल मीट ऑन दिस यूट्यूब चैनल्स, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पे आगे डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के आगे। सो थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में एक बात और फिर वही पुरानी बात बोलूंगा, इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और प्रेस जरूर करिएगा आइकन्स को, बेल आइकन को प्रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको नोटिफिकेशन पे जैसे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे लाइव होता है तो आपको मैसेज मिल जाता है। उससे पहले भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी जो कहना चाहिए कि इंफॉर्मेशन है वो प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब आप याद रखिएगा जो 12th एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं वो दोपहर में क्लास होगी इसकी 2:30 ऑनवर्ड्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रन पे फ्राइडे को। थैंक यू सो मच, वेरी गुड।